तो साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। तो आज है 26 फरवरी 2022 और 26 फरवरी 2022 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं तो आज उनका डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। तो सभी विद्यार्थियों को गुड मॉर्निंग, राधे कृष्णा। और जो भी विद्यार्थी हमारे इस चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और इसके पास लिए बेल आइकन का घंटा दबा लें ताकि हम जैसे ही वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। और वीडियो लाइक शेयर कर देना। और पीडीएफ आपको इसकी टेलीग्राम पर प्रताप क्लासेस सर्च करके वहां से आप डाउनलोड कर सकते हो। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी टेलीग्राम का लिंक है, वहां जाकर भी आप डाउनलोड कर सकते हो। तो टेलीग्राम को आप जरूर ज्वाइन कीजिए क्योंकि हर सूचना आपको टेलीग्राम पर उपलब्ध होती है, कब वीडियो मिलेगा या नहीं मिलेगा। और शाम को हमारी क्विज मिलती है, क्विज मिलने के बाद आपको इसकी पीडीएफ उपलब्ध होती है। तो आइए हम बात करते हैं आज पहले क्वेश्चन की, बड़ा ही शानदार। हाल ही में पीएम किसान योजना की कौन सी वर्षगांठ मनाई गई है? हाल ही में पीएम किसान योजना की कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? ये बनाई गई है तीसरी। कौन सी बनाई गई है? तीसरी वर्षगांठ बनाई गई है पीएम किसान योजना। और ये योजना वो है जो नरेंद्र मोदी के द्वारा ये शुरू की गई है, जिसमें क्या है साल के मतलब किसानों के खातों में क्या है 6,000 रुपये की 6,000 रुपये आते हैं। 2,000 ये किस्त के हिसाब से आते हैं। तो ये पीएम किसान योजना है, 2,000 रुपये किस्त, टोटल इसमें आते हैं 6,000 रुपये साल के आते हैं। और 2019 में ये स्टार्ट की गई थी। और अब की बार कौन सी वर्षगांठ बनाई गई है? तो तीसरी वर्षगांठ ये मनाई गई है। मुख्य तथ्य देखो, पीएम किसान की तीसरी वर्षगांठ बनाई गई है और अब की बार सीधे किसानों के खातों में क्या है ट्रांसफ़र कर दिए। कितने? 1.80 लाख रुपए सीधे खातों में ट्रांसफ़र कर दिए किसानों के। पीएम किसान एक केंद्र क्षेत्र की योजना है जिसे 24 फरवरी 2019 को भूमि धारक किसानों की मौद्रिक ज़रूरतों को पूरा करने के लिए शुरू किया गया। अब ध्यान रखना, योजना कब शुरू हुई? 24 फरवरी 2019 को ये शुरू हुई और अब की बार इसकी तीसरी वर्षगांठ मनाई गई है। और योजना का मैंने आपको स्पेशल वीडियो भी दे दिया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल कहाँ आयोजित होंगे? 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल है जो कहाँ आयोजित होंगे? ये होंगे उज्बेकिस्तान की राजधानी है कौन सी? ताशकंद। कौन सी है? ताशकंद है उज्बेकिस्तान की राजधानी। वहाँ पर क्या है 2025 में एशियाई युवा पैरा खेल आयोजित होंगे। मुख्य तथ्य देखो, एशियाई युवा पैरा खेल 2025 के 5वें संस्करण की मेजबानी उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करेगा। कौन करेगा? उज्बेकिस्तान की राजधानी ताशकंद करेगा। और पहली बार एशियन यूथ गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 का आयोजन एक ही शहर और एक ही जगह पर किया जाएगा। तो एक ही जगह और एक ही शहर में किया जाएगा। एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 और एशियन यूथ पैरा गेम्स 2025 इन दोनों का एक ही शहर और एक ही जगह में आयोजन किया जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में किस सेना प्रमुख ने 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स प्रदान किए गए हैं? मतलब किस सेना प्रमुख ने 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स अब प्रदान किए गए हैं? तो ये किए हैं MM नरवणे ने। किसने किए हैं? MM नरवणे ने। मुख्य तथ्य देखो, थल सेना अध्यक्ष कौन है? MM नरवणे ने बेंगलुरु के पैराशूट रेजिमेंट ट्रेनिंग सेंटर में 4 पैराशूट बटालियन को प्रेसिडेंशियल कलर्स क्या है ये भेंट किया गया है। बहुत ही सर्वोच्च सम्मान है तो इनको भेंट किया गया है। राष्ट्रपति के रंग या निशान का पुरस्कार युद्ध और शांति दोनों के दौरान राष्ट्र के लिए अपनी असाधारण सेवा की मान्यता में एक सैन्य इकाई को दिया जाने वाला सर्वोच्च सम्मानों में से एक है। और अभी थल सेना जनरल MM नरवणे के द्वारा ये 4 पैराशूट बटालियन को क्या है ये भेंट की गई है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत को किस देश से 3 और राफेल फाइटर जेट मिली हैं? मतलब कि भारत को किस देश से क्या है 3 और राफेल फाइटर जेट मिली है? वो मिली है फ्रांस से। किससे मिली है? फ्रांस देश से। मुख्य तथ्य देखो, भारत के विशिष्ट संवर्धन के साथ फ्रांस से 3 और राफेल लड़ाकू विमान क्या है भारत में उतरेंगे। इसमें राफेल लड़ाकू विमान है जो भारत में उतरेंगे। और 3 जेट विमानों के इस नए आगमन के साथ भारतीय वायुसेना के साथ
कुल राफेल बेड़े 35 तक पहुंच चुका है और 36वां देखो अंतिम विमान मार्च अप्रैल 2022 तक फ्रांस से भारत पहुंचेगा और ये एक प्रशिक्षक विमान होगा। तो पहले 35 तक यहाँ पहुंच गए हैं और 36वां जो विमान है वो मार्च अप्रैल से तक क्या है भारत में पहुंच जाएगा। और अभी भारत ने क्या है फ्रांस से में 3 और लड़ाकू विमान भारत में उतरेंगे। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में डिश टीवी ने किस भारतीय खिलाड़ी को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। बड़ा ही शानदार क्वेश्चन है कि हाल ही में किस खिलाड़ी को डिश टीवी ने अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो वो किया है ऋषभ पंत को। किसको किया है? वो ऋषभ पंत है। वो पहले क्या थे, उत्तराखंड राज्य सरकार की क्या है, राज्य सरकार के द्वारा उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। और अब उत्तराखंड का ब्रांड एम्बेसडर कौन बन चुका है? अक्षय कुमार। किसको? अक्षय कुमार को बनाया गया है। डिश टीवी इंडिया ने भारतीय क्रिकेटर ऋषभ पंत को ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त करने की घोषणा की है और पंत अगले 2 वर्षों के लिए ब्रांड के 360 डिग्री संचार में ये शामिल होंगे और हमको डिश टीवी इंडिया का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारत सरकार ने किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये भारत सरकार के द्वारा किस राज्य में जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया है। तो ये किया है जम्मू कश्मीर में। किसमें? जम्मू कश्मीर में। केंद्र सरकार ने केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर में सरकार के डिजिटल मिशन के अनुरूप जन भागीदारी आधारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है। और अब जम्मू और कश्मीर के उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। कौन है? मनोज सिन्हा है। और केंद्र शासित प्रदेश है जम्मू और कश्मीर और उपराज्यपाल कौन है? मनोज सिन्हा। और अभी इनके द्वारा जन भागीदारी अधिकारिता पोर्टल लॉन्च किया गया है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में यूएसए बोइंग ने किस देश को 12वां P-81 समुद्री गश्ती विमान वितरित किया है। तो ये किया है किसने? भारत। किस देश ने? हाल में यूएसए ने क्या है, यूएसए बोइंग ने भारत देश को क्या है 12वां P-81 समुद्री गश्ती विमान वितरित किया है। तो ये विमान जितने भी आपको पूरे अच्छी तरह से याद होने चाहिए। भारतीय नौसेना को अमेरिका स्थित एरोस्पेस कंपनी बोइंग से 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है। तो ये आपको ध्यान रखना, इस विमान का नाम है और ये 4 अतिरिक्त विमानों में से चौथा विमान है। अब नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। भारतीय नौसेना की स्थापना कब हुई? 26 जनवरी 1950 को। और अभी भारतीय नौसेना के द्वारा ये क्या है 12वां पनडुब्बी रोधी युद्धक विमान P-81 प्राप्त हुआ है। किसके द्वारा? भारतीय नौसेना के द्वारा। और नौसेना अध्यक्ष कौन है? एडमिरल आर हरि कुमार। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 कहाँ शुरू हो रहा है। जितने भी अभ्यास युद्ध हो चुके हैं तो उसका भी मैंने आपको स्पेशल वीडियो दे दिया है, तो अच्छी तरह से पढ़ लेना। एग्जाम की दृष्टि से वो वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो अभी भारतीय नौसेना का बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 आयोजित होगा। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। कहाँ पे होगा? विशाखापट्टनम में। मुख्य तथ्य देखो, भारतीय नौसेना के बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का नवीनतम संस्करण 25 फरवरी से 22 से विशाखापट्टनम के भाग्य के शहर में शुरू हो रहा है। मतलब 25 फरवरी से ये नवीनतम 2022 का जो है विशाखापट्टनम के भाग्य शहर से ये शुरू हो रहा है। और इस मिलन 22 का आयोजन 9 दिनों की अवधि में 2 चरणों में किया जाएगा। और पहले ये देखो कोविड-19 के कारण यह क्या है 2020 में इसका संस्करण होना था, लेकिन 2022 तक इसको स्थगित कर दिया गया। अब इसका ये है नौसेना के द्वारा बहुपक्षीय अभ्यास मिलन 2022 का शुरू हो रहा है। कहाँ पे? विशाखापट्टनम में। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में वंदे मातरम क्या है? हाल ही में वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून किसके द्वारा जारी की गई है। वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर ट्यून जारी की गई है, वो किसने की है? मीनाक्षी लेखी ने। किसने की है? मीनाक्षी लेखी के द्वारा ये ट्यून जारी की गई है। मुख्य तथ्य देखो, संस्कृति और विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने वंदे मातरम के लिए एक सिग्नेचर जो है ट्यून जारी किया है। किसने? मीनाक्षी लेखी के द्वारा वंदे मातरम के लिए सिग्नेचर ट्यून जारी किया है। गणतंत्र दिवस समारोह 2022 के लिए राजपथ नई दिल्ली में प्रस्तुत संस्कृति मंत्रालय के वंदे मातरम नृत्य उत्सव के लिए
तैयार किया गया था। तो इतनी बातें आपको याद रखनी है। अगला क्वेश्चन देखो, हाल ही में आईबीएम ने साइबर हमले को संबोधित करने के लिए किस शहर में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है? तो अभी आईबीएम ने क्या है, साइबर हमले को संबोधित करने के लिए एक किस में, कहाँ पे, बेंगलुरु शहर में नए साइबर सुरक्षा हब का अनावरण किया है। मुख्यतः देखो, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने, इसका पूरा नाम क्या है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन कॉरपोरेशन ने एशिया प्रशांत क्षेत्र में अपने ग्राहकों की चिंताओं को दूर करने के लिए बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। कहाँ पे? बेंगलुरु में एक साइबर सुरक्षा केंद्र शुरू किया है। अब आईबीएम के सीईओ कौन है? अरविंद कृष्णा। आईबीएम का मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में, संयुक्त राज्य अमेरिका। आईबीएम की स्थापना कहाँ हुई? 16 जून स्थापना हुई थी 16 जून 1911 को। और इसके सीईओ आप याद रखना कौन है? अरविंद कृष्णा। अब पिछले वीडियो का क्वेश्चन देखो, हाल ही में भारतीय रेलवे ने किस राज्य में देश का पहला केबल रेलवे ब्रिज है जो बना रहा है? तो ये बना रहा है जम्मू कश्मीर में। कहाँ बना रहा है? जम्मू कश्मीर में भारतीय रेलवे देश का पहला रेल ब्रिज बना रहा है, केबल। तो सभी विद्यार्थियों का आंसर सही था। सभी विद्यार्थियों को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो आगे क्वेश्चन फॉर यू कल के लिए, हाल ही में किस शहर की बहनों को बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है? तो गुरुग्राम, लखनऊ, चंडीगढ़, जबलपुर। इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। अब देखो हमारी यस्टरडे रोज बड़े ही शानदार आती है दिल्ली की। सोने के सर्वाधिक सिक्के किस काल में जारी हुए? तो ध्यान रखना, गुप्त काल में सोने के सर्वाधिक सिक्के जारी हुए थे। तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? तो वो था रामगुप्त। पूरी अच्छी तरह से पढ़ लेना, एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है, ये क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो तांबा का सिक्का जारी करने वाला पहला गुप्त शासक कौन था? रामगुप्त। सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाला उपाधि किसने धारण की? समुद्रगुप्त ने। किसने? समुद्रगुप्त ने क्या है, सभी राजाओं को उखाड़ फेंकने वाले के उपाधि धारण की थी। किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? किस गुप्त शासक को नालंदा विश्वविद्यालय का संस्थापक माना जाता है? तो ध्यान रखना कौन है? कुमार गुप्त प्रथम। गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? तो वो कहा जाता था दिनार। क्या कहा जाता था? गुप्त काल की सोने की मुद्रा को क्या कहा जाता था? दिनार। और सभी क्वेश्चन है जो पांचों के पांचों रीट के एग्जाम में क्या है, रीट में एग्जाम की दृष्टि से देखें तो बहुत ही महत्वपूर्ण है। बड़ा ही टॉपिक दिए हुए हैं, तो गुप्त वंश है, मौर्य काल है, सभी ये टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इसलिए क्वेश्चन मैं लेके आता हूँ, सभी एग्जामों की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आंसर सभी सारे विद्यार्थियों ने बड़े शानदार जवाब दिए। अब देखो आगे नेक्स्ट डोज क्या है। पुष्यभूति वंश की स्थापना किसने की? हर्षचरित्र किसके द्वारा लिखी गई? हर्षवर्धन के समय कौन सा चीनी यात्री तीर्थयात्री है जो भारत आया? चालुक्य राजा पुलिकेशिन द्वितीय को किसने पराजित किया? और किस शासक को द्वितीय अशोक कहा जाता है? इन पांचों के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो आप जितना भी कुछ ना कुछ टाइम निकाल कर इन 5 क्वेश्चनों के जवाब आप जरूर दीजिए, क्योंकि डेली आपको 5 क्वेश्चन याद हो रहे हैं बहुत अच्छी तरह से। ये आप देख लेना, बड़े ही शानदार पांचों के पांचों क्वेश्चन हैं। तो कुछ भी कितने भी आपको टाइम मिले तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में जवाब दिया करो। तो जाते जाते आप वीडियो को लाइक शेयर कर देना। और डेली आपको 7:15 पर हमारी लाइव क्लास मिलती है, तो लगातार कंटिन्यू क्लास के साथ आप बने रहिए। आपको कोई भी समस्या, कोई दिक्कत हो तो आप लाइव में मुझे क्या है कमेंट बॉक्स में जवाब दे सकते हो। तो धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, राधे कृष्णा।